यूरोप के देशों ने अब खुलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक कूटनीतिक विद्रोह कर दिया है। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यूरोप के देशों को एक करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने वहां पर कहा कि अमेरिका ही पूरी दुनिया में विकास का सबसे बड़ा इंजन है और बिना अमेरिका के दुनिया के ज्यादातर देशों का काम नहीं चलेगा। ट्रंप के भाषण के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय तय था, लेकिन उन्होंने 70 मिनट तक भाषण दिया। 1 घंटे और 10 मिनट का यह भाषण था। ट्रंप ने फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की भी बड़ी आलोचना की है। आप उनकी 5 बड़ी बातें सुनिए जो उन्होंने आज कहा है। पहला, ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है और अमेरिका के लिए भी ग्रीनलैंड उतना ही जरूरी है। दूसरा, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने के लिए उन्होंने डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा है। तीसरा, आज कनाडा जो भी है वो अमेरिका की वजह से है और कनाडा के प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए। चौथा, ट्रंप को शक है कि अगर कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी तो नेटो उसकी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के लिए पूरी तरह खड़ा रहता है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वही देश वक्त आने पर अमेरिका का साथ देंगे, तो इसलिए उन्हें इस बात का शक है। और पांचवा, ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी ग्रीनलैंड पाने के लिए हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। And we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के देशों से बहुत नाराज हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के बिना इन देशों का काम नहीं चलेगा। और यहाँ आपने देख लिया कि डावोस में इस समय वैसे तो ये एक जगह जो ऐसी है जो भविष्य की नीतियां तय करती है, लेकिन इस समय डावोस में कुछ और ही हो रहा है। यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब खुलकर सार्वजनिक मंचों से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने अब झुकेंगे नहीं। डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मार्क कार्नी को और कनाडा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अमेरिका का, लेकिन अपने भाषण में मार्क कार्नी ने कहा कि हम लोग एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं जहां कमजोर देश एक मजबूत देश के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं और ये सोचकर वो ये करते हैं कि इस समझौते से उनके हितों की रक्षा होगी और ये भी एक प्रकार की गुलामी है जो अब और नहीं चलेगी। संक्षिप्त में आपको इस भाषण की 5 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है और दुनिया किसी बदलाव की तरफ नहीं बल्कि टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरा, दुनिया कभी भी पूरी तरह नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से नहीं चली, यह हमेशा ताकत और हितों के हिसाब से आगे बढ़ती है। तीसरा, ताकतवर देश अपने फायदे के लिए आर्थिक रिश्तों, टैरिफ और सिस्टम को हथियार बनाकर दूसरे देशों को मजबूर करते हैं।
चौथी बात उन्होंने कही, कमजोर देश अक्सर चुप रहकर और ताकतवर देशों से तालमेल बैठाकर ये मान लेते हैं कि इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये सुरक्षा नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली एक गुलामी है। और पांचवां, कनाडा ने तय किया है कि वो अब ताकतवर देशों के हिसाब से नहीं बल्कि सच बोलकर और समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। अब आप उनका ये भाषण सुनिए। For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. कनाडा के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है और डावोस में जाकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका जैसे देशों के सामने और नहीं झुकेंगे। उन्होंने बाकी के जो देश हैं उनसे भी ये कहा है कि अमेरिका को और शक्तिशाली देशों को खुश करना बंद कीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए और टैरिफ की धमकियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेंगे। That threats of tariffs to pressurize allies are completely wrong. Mr. Speaker, we will continue to engage constructively. I've had many international calls, but I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. The words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. And the future of Greenland is a binary issue that is splitting the world at the moment with material consequences. I've been clear and consistent in my position on the future of Greenland. The future is for Greenland and the Kingdom of Denmark alone. तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश की संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें, लेकिन ब्रिटेन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन का जवाब है नहीं, ब्रिटेन ग्रीनलैंड को अमेरिका तक नहीं पहुंचने देगा। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ है और ट्रंप के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी ये कह चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका की ताकत के सामने अब और नहीं झुकना चाहिए।
We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. इसका जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राष्ट्रपति मैक्रों आजकल हर जगह चश्मा पहनकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी उन्होंने एक प्रकार से एक मजाक करने की कोशिश की। पिछले साल अगस्त में यूरोप के यही नेता व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे बैठे थे जैसे किसी क्लासरूम में कुछ छात्र प्रिंसिपल के सामने बैठते हैं। उस समय सारे नेता आत्मसमर्पण के भाव के साथ दिखाई दे रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास पहली बार शायद उसी दिन हुआ था कि अब वो इन देशों पर अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के ये नेता कैमरों के सामने तो ट्रंप की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और उनके दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें पर्सनल मैसेज भेजकर बातचीत का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इन नेताओं से भी एक कदम आगे है। जब इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को एक पर्सनल मैसेज भेजा तो ट्रंप ने उनके इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने कहा था, माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, हम सब सीरिया और ईरान के मुद्दे पर आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आपको क्या हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं G7 देशों की एक मीटिंग का आयोजन कर सकता हूं और हम सब लोगों को डावोस के बाद पेरिस में मिलना चाहिए और साथ में डिनर करना चाहिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं मैक्रों ने जो मैसेज किया है। देखिए, वो कह रहे हैं, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड। Let us try to build great things. I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians. और उन्होंने लिखा है, रशियंस को भी बुला सकता हूं, सीरियंस को भी बुला सकता हूं। और वो कह रहे हैं, let us have a dinner together in Paris on Thursday before you go back to United States. वैसे पूरी दुनिया इस बात को जानने के लिए बड़ी तत्पर है कि इमैनुअल मैक्रों आजकल जब आ रहे हैं तो वो एक चश्मा पहनकर आते हैं, जैसा कि तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, इस तरह का चश्मा पहनकर आजकल वो हर मीटिंग में जा रहे हैं। और तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा उनकी आंख पर क्या हुआ है, आंख में क्या हुआ है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्रों को आंख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये चश्मा पहनना पड़ रहा है और ट्रंप ने भी यही सवाल किया। अब देखिए, मैक्रों ने जो मैसेज भेजा, जो अभी मैंने आपको दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मैसेज को सार्वजनिक कर दिया और शायद इसीलिए इमैनुअल मैक्रों अब इतने सख्त बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश एक साथ मिलकर भी अमेरिका के बिना अपनी रक्षा कर सकते हैं? बयान तो बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अच्छा नहीं लग रहा। वो गुलामों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश आज अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? बिना अमेरिका के ये सरवाइव कर पाएंगे? अकेले अमेरिका का रक्षा बजट 81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि यूरोप के 27 देशों का रक्षा बजट इसका करीब आधा है, यानी सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपए है। ये अंतर आप देख लीजिए। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ 290 हैं। यानी अमेरिका के पास फ्रांस से 17 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 13.5 लाख सैनिक हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों को मिलाकर उनके पास 13,30,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास करीब 3,400 फाइटर जेट्स हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर करीब 1450 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब है कि समुद्री ताकत में भी अमेरिका पूरे यूरोप से लगभग 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अब यूरोप के देशों की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से उनका मोह भंग हो चुका है और उन्हें
अब अपनी दशकों पुरानी गलती का एहसास हो रहा है, तो क्या ये यूरोप के 27 देश अमेरिका से अब अपनी दूरी बना लेंगे, अपना खेमा बदल लेंगे? अगर ऐसा होता है तो अब तक चली आ रही दुनिया की जो पारंपरिक बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय राजनीति चलती आ रही है, उसका क्या होगा? आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक धुरी अमेरिका जैसी सुपर पावर पर टिकी है और दूसरी धुरी चीन और रशिया जैसी ताकतों पर टिकी हुई है। ये दो सुपर पावर्स हैं और दुनिया के ज्यादातर देशों को इनमें से किसी एक की टीम को चुनना होता था। यह कोल्ड वॉर के समय से चला आ रहा है। असल में भारत ने स्थिति को बहुत पहले से ही पहचान लिया था और इसीलिए हाल के वर्षों में भारत की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी रही है। यानी भारत अपने 146 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते तय करता है और इन रिश्तों में भारत का हित सर्वोपरि होता है। उदाहरण के तौर पर हम अमेरिका से भी हथियार खरीदते हैं और रशिया से भी। अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ दी। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और क्वाड का भी सदस्य है। भारत की दोस्ती आज इजराइल से भी है और अरब देशों से भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलते हैं। और चीन जैसे देशों के साथ हमारा कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी है। कनाडा अब यह कह रहा है कि अब उन्होंने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के बाहर दूसरे देशों से अपने रिश्तों पर वो ध्यान दे रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले कल यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने भी कहा था कि वो भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाली है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में दो ध्रुवीय राजनीति की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर यूरोप इस पारंपरिक राजनीति से बाहर निकल आता है, ये जो सुपर पावर वाली राजनीति है कि या तो आप इस खेमे में रहिए या उस खेमे में रहिए, तो जरा सोचिए कि अगर यूरोप के 27 देश अमेरिका के खेमे से निकल आते हैं तो फिर दुनिया की राजनीति का जो संतुलन है उसका क्या होगा? और ये 27 देश फिर किसके खेमे में जाएंगे? क्या ये रशिया के खेमे में चले जाएंगे, चाइना के खेमे में चले जाएंगे? बड़ी बात यह है कि अब इन देशों को इनको ऐसा एहसास हुआ कि इन्होंने सब कुछ अमेरिका के बास्केट में डाल दिया। ये बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका के ऊपर आश्रित हो गए और अमेरिका ने इनके साथ धोखेबाजी की है। इसलिए अब ये देश भी शायद वही करेंगे जो भारत करता आ रहा है। तमाम दुनिया के देशों के साथ डील करेंगे, अपने हिसाब से उनके साथ दोस्ती करेंगे और सबसे पहले अपना हित देखेंगे। लेकिन ये जो दो ध्रुवीय राजनीति है, ये कैसे शुरू हुई? वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। उसका गठन हुआ जिसमें ताकत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों से दुनिया को चलाने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन सच ये है कि तब दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश थे। यूरोप से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और एक समय ऐसा था जब यूरोप के देशों का पूरी दुनिया पर कब्जा था। सबसे शक्तिशाली ये यूरोप हुआ करता था। यहां तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। यूरोप के देश टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में पूरी दुनिया से बहुत आगे थे। इसके बावजूद यूरोप के लगभग सभी देश आगे चलकर अमेरिका की टीम के एक मामूली से सदस्य बन गए। वर्ष 1945 से 1955 के बीच अफ्रीका और एशिया के कम से कम 36 देश आजाद हुए थे। ये वो समय काल है जब भारत भी आजाद हुआ था। भारत 1947 में आजाद हुआ था और मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये कि इसी खंड काल में लगभग 1955 तक कम से कम 36 देश ऐसे थे जो आजाद हुए थे, भारत के अलावा। और ये वो समय था जब ब्रिटेन धीरे धीरे इन सारे देशों को आजाद करता जा रहा था। अब ये सारे नए देश थे जो कि पहले गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इनमें कोई विकास नहीं हुआ था। इन नए देशों को मजबूर किया गया कि अपनी आज़ादी बचाने और अपने यहाँ विकास करने के लिए उन्हें या तो अमेरिका या फिर सोवियत संघ में से किसी को चुनना होगा। इन दोनों के बिना उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक नैरेटिव बनाया गया कि तीसरी दुनिया के देश अकेले और स्वतंत्र रूप से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस समय भारत ग्लोबल साउथ के इन्हीं देशों को बहुत प्रमोट कर रहा है और ऐसे देशों के साथ
बराबरी की शर्तों पर वो साझेदारी भी करता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों का दौरा कर चुके हैं, उनके नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और भारत अब अपने आप को एक ऐसी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है जो कि ग्लोबल साउथ के जो ये छोटे छोटे देश हैं जो इनके साथ दोस्ती कर रहा है, इनकी मदद कर रहा है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि इस समय हो सकता है अगर EU और अमेरिका के बीच में ये दरार पड़ गई तो दुनिया की जो वैश्विक राजनीति है ये भी बदल जाएगी।